नमस्कार साथियों। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई जो हमारा चैप्टर चल रहा था, लास्ट क्लास में हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा, उसका मीनिंग समझा, आपूर्ति में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता, किन व्यवहारों को आपूर्ति माना जाता है, किन को नहीं माना जाता, आपूर्ति के लिए क्या उसकी जो विशेषताएं हैं, इन सब पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उन्हीं से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके सामने हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित व्यवहार केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के तहत आपूर्ति है या नहीं है। एक ऑटोमोबाइल व्यापारी ने एक व्यक्ति को स्कूटर 60,000 रुपये में उसके निजी प्रयोग के लिए बेचा। स्कूटर की खरीद पर व्यापारी ने इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त किया था। तो ये ट्रांजेक्शन है, व्यवहार है, आपको बताना है कि ये आपूर्ति है या नहीं है। तो चूंकि इसमें आपूर्ति की सभी विशेषताएं हैं, ऑटोमोबाइल व्यापारी है, स्कूटर भी कर योग्य माल है, ऑटोमोबाइल व्यापारी पंजीकृत व्यापारी है और उसने प्रतिफल के बदले में ये स्कूटर उसको बेचा है, तो ये इसमें आपूर्ति की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, तो इसलिए ये व्यवहार आपूर्ति माना जाएगा। ये देखिए इसके सोल्यूशन। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7(1) के 3 के अनुसार आपूर्ति में माल और सेवाओं दोनों की किसी रूप में की गई बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय आदि जो प्रतिफल के बदले किए जाएं, व्यवसाय के दौरान व्यवसाय की प्रगति के लिए की जाए, सम्मिलित है। चूँकि स्कूटर माल है, 60,000 रुपये प्रतिफल है, बिक्री पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई, ऊपर बताता है कि व्यवसाय के दौरान बिक्री की गई है। अतः इस व्यवहार में जो कि आपूर्ति है, तो आपूर्ति होने के सभी लक्षण मौजूद हैं और एक पंजीकृत व्यक्ति ही इनपुट करके जमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये इस व्यवहार में सारी विशेषताएं विद्यमान है। ऑटोमोबाइल व्यापारी है, क्योंकि उसको इनपुट कर जमा मिला है, तो इससे ही हमें पता चलता है कि वो पंजीकृत है, प्रतिफल भी दिया गया है, स्कूटर माल भी है, तो इसमें सारी विशेषताएं विद्यमान है जो कि एक आपूर्ति में होनी चाहिए, तो इसलिए ये आपूर्ति है। इसी तरह से सेकंड पर पढ़ते हैं अपने। एक पंजीकृत व्यापारी ने एक सार्वजनिक कंपनी के 100 अंश एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को 2 लाख में बेचे और प्रतिफल के रूप में उसके निजी प्रयोग की एक कार प्राप्त की। अब ये इस ट्रांजैक्शन में क्या माल क्या है? अंश। तो चूंकि अंश और प्रतिभूतियां माल की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए ये जो व्यवहार है वो आपूर्ति में नहीं आएगा। हालांकि ये पंजीकृत व्यापारी भी है, प्रतिफल भी दिया गया है, लेकिन ये जो अंश है, अंश माल नहीं है, इसलिए ये जो है व्यवहार आपूर्ति की श्रेणी में नहीं आएगा। पढ़ लीजिए इसका आंसर। किसी भी व्यवहार की आपूर्ति होने के लिए आवश्यक है कि माल या सेवाओं की आपूर्ति की जाए, परंतु धारा 252 में माल की परिभाषा में प्रतिभूतियां अंश को माल नहीं माना जाता। इसी प्रकार धारा 2(102) में सेवा की परिभाषा में भी प्रतिभूतियों को सेवा नहीं माना जाता है, अतः अंशों की बिक्री आपूर्ति नहीं कहलाएगी। ठीक है, अंश माल की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए। एबीसी लिमिटेड ने अपने 10 पुराने कंप्यूटर एक पुण्यार्थ संस्था को स्थायी रूप से दे दिए, जिसके बदले में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया। इन कंप्यूटर पर इनपुट कर जमा प्राप्त की गई थी। तो ये कंपनी है, इसने बिना किसी प्रतिफल के अपनी स्थायी संपत्ति है वो स्कूल को दे दी, हमेशा के लिए स्थायी रूप से, कोई प्रतिफल भी नहीं लिया, लेकिन इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा प्राप्त कर ली गई थी, तो इसलिए ये आपूर्ति की परिभाषा में आ गया। क्योंकि एबीसी लिमिटेड ने हालांकि इसको बिना किसी प्रतिफल के दी है, अपनी स्थायी संपत्ति हमेशा के लिए स्थायी रूप से दे दी, ये आपूर्ति नहीं माना जाता, लेकिन इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर ली इसने, एबीसी लिमिटेड ने। इस कारण से ये जो व्यवहार है ये आपूर्ति की परिभाषा में आ जाता है। पढ़ लीजिए यहाँ पे, वही चीज़ मैंने आपको बताया। यदि कोई व्यावसायिक संस्था स्थायी रूप से हस्तांतरण या निस्तारण करती है अपने किसी संपत्ति का जिस पर इनपुट टैक्स कर जमा प्राप्त की गई हो, तो ऐसी गतिविधि को आपूर्ति माना जाएगा, चाहे ऐसा हस्तांतरण बिना प्रतिफल के किया जाए। ये रूल्स मैंने आपको पहले बताया था, तो इसलिए ये आपूर्ति माना जाएगा। चलिए आगे। मोहन एसोसिएट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सोहन प्राइवेट लिमिटेड को प्रबंध सलाह सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें मोहन एसोसिएट को नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। इन सेवाओं के लिए मोहन एसोसिएट द्वारा कुछ भी वसूल नहीं किया गया। तो ये दो कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को नियंत्रित करती है, उसको नियंत्रित करने का अधिकार है और वो उसको कुछ सर्विसिंग देती है, प्रबंध सेवाएं, इसलिए ये बिना किसी प्रतिफल के, क्योंकि ये दोनों आपस में संबंधित व्यक्ति हो गए,
आपस में क्या हो गए, मोहन सोहन संबंधित व्यक्ति हो गए। इसलिए संबंधित व्यक्ति यदि बिना किसी प्रतिफल के माल या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को आपूर्ति माना जाता है। पढ़ लीजिए नीचे इसके, ये देखिए संबंधित व्यक्ति है ये, और उसको मोहन को सोहन लिमिटेड पर नियंत्रण करने का अधिकार है। इसलिए ये जो सेवाएं दी हैं उसने, ये आपूर्ति माना जाएगा, भले ही ऐसी सेवाएं बिना किसी प्रतिफल के की गई हों। चलिए ऊपर लास्ट पॉइंट, XYZ मोटर लिमिटेड ने बिरला कार लिमिटेड को अपने लिए कारों की बिक्री करने के लिए एजेंट के रूप में नियुक्त किया। इस उद्देश्य के लिए XYZ मोटर्स ने बिरला कार लिमिटेड को 100 कारों की आपूर्ति हरियाणा के रोहतक में स्थित उसके प्रदर्शन के अंदर शोरूम पर प्रदान की सॉरी। तो ये बिक्री प्रधान द्वारा अपने एजेंट को की गई है। तो प्रधान द्वारा एजेंट को की गई बिक्री बिना किसी प्रतिफल के आपूर्ति की परिभाषा में शामिल की जाती है, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। पढ़ लीजिए इसको। ये कह रहा है कि प्रधान द्वारा एजेंट को की गई माल की आपूर्ति को, यदि एजेंट प्रधान की ओर से ऐसे माल की आपूर्ति करने की गतिविधि करता है तो प्रधान द्वारा एजेंट को की गई माल की आपूर्ति को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति माना जाएगा, चाहे ऐसी आपूर्ति बिना किसी प्रतिफल के ही की जाए। इसलिए ये बिरला कार लिमिटेड द्वारा अपने एजेंट को जो 100 कारों की आपूर्ति की गई है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आपूर्ति माना जाएगा, भले ही ऐसी आपूर्ति बिना किसी प्रतिफल के की गई हो। तो ये आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन है, आपको ध्यान से पढ़ना है इनको दोबारा से एक एक को, और इसका सोल्यूशन ढूंढना है, खोजना है, वही रूल्स जो मैंने आपको ऊपर अभी बताए थे। हालांकि इसमें ये सभी रूल्स को दोबारा से यहाँ बताया गया है कि किन कारणों से इनको आपूर्ति माना गया है या आपूर्ति नहीं माना गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको अपने आप करना है। कारण से स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित व्यवहार आपूर्तियां या नहीं है। एक डॉक्टर एक नाई को चिकित्सा संबंधी सलाह प्रदान करता है, बदले में नाई डॉक्टर के बालों की कटिंग करता है। न तो डॉक्टर और न ही नाई केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति है। क्या अंतर होगा यदि डॉक्टर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति हो? तो बहुत ही आसान है। डॉक्टर ने नाई को चिकित्सा संबंधी सलाह दी और नाई ने डॉक्टर के बालों की कटिंग कर दी, दोनों ही व्यवहार ये हो गए, लेकिन ये दोनों जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, तो ये अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई बिक्री है या हस्तांतरण है, तो ये दोनों ही व्यवहार आपूर्ति नहीं माने जाएंगे। लेकिन यदि डॉक्टर केंद्रीय विक्रय कर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत हो जाता है, तो जो डॉक्टर ने नाई को जो चिकित्सा संबंधी सलाह प्रदान की है, वो व्यवहार जो है वो आपूर्ति बन जाएगा। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ये कहता है जी, माल और सेवाओं की किसी भी रूप में बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय, अदला बदली आपूर्ति होगी यदि प्रतिफल के बदले व्यवसाय के दौरान एक खरीद या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जाए। क्योंकि ये दोनों नाई और डॉक्टर की सेवाओं का रूप बार्टर है, दोनों की सेवाएं एक दूसरे के लिए प्रतिफल भी हैं, दोनों की सेवाएं व्यवसाय के दौरान की गई है, परंतु दोनों में से कोई भी कर योग्य व्यक्ति नहीं है, पंजीकृत व्यक्ति नहीं है। अतः न तो डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाओं की आपूर्ति होगी, न ही नाई द्वारा की गई सेवा आपूर्ति होगी। परंतु यदि डॉक्टर इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो जाता है तो वह इस अधिनियम के तहत एक कर योग्य व्यक्ति हो जाएगा और उसके द्वारा नाई को दी गई चिकित्सा सलाह इस अधिनियम के तहत आपूर्ति होगी। नाई द्वारा की गई सेवा आपूर्ति नहीं होगी, किंतु यदि नाई भी पंजीकृत हो जाता है तो दोनों को अपनी अपनी सेवाओं पर कर चुकाने के लिए दायी होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों ही अपंजीकृत व्यक्ति हैं, तो अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति इस अधिनियम तक आपूर्ति नहीं मानी जाती। ठीक है, और ये दोनों ने जो अपने एक दूसरे को जो सेवाएं दी हैं उसको बार्टर बोलते हैं, बार्टर, बिना से प्रतिफल के किए हैं, लेकिन फिर भी वो आपूर्ति माना जाएगा बशर्ते कि दोनों पंजीकृत होने चाहिए। पहली कंडीशन में दोनों ही पंजीकृत नहीं है,
इसलिए दोनों में से किसी की सेवाओं की जो आपूर्ति की गई है वो आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। लेकिन यदि डॉक्टर पंजीकृत हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा नाई को की गई सेवाएं या जो उसने उसको जो वो आपूर्ति माना जाएगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एक वेतनभोगी कर्मचारी श्री राम ने अपने आवासीय मकान के लिए आंतरिक साज सज्जा संबंधी समय इंग्लैंड की कार्टर कंपनी से 3,000 रुपये के प्रतिफल के बदले आयात किए। तो ये हमें मालूम ही है कि विदेश से यदि हम कोई सेवाएं आयात करते हैं और प्रतिफल के बदले आयात करते हैं तो वो इस अधिनियम के तहत आपूर्ति मानी जाती है। ये देख लीजिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 फर्स्ट ब के अनुसार यदि विदेशों से सेवाएं आयात की जाती है तो ऐसी सेवा आपूर्ति होगी बशर्ते कि ऐसी सेवा प्रतिफल के बदले प्राप्त की जाए। सेवा का व्यवसाय के दौरान व्यवसाय की प्रगति के लिए होना आवश्यक नहीं है। तो ये है, चूंकि राम द्वारा आंतरिक साज संबंधी सेवा का आयात इंग्लैंड से 3,000 के प्रतिफल के बदले किया गया है, अतः यह सेवा आपूर्ति होगी। राम वेतनभोगी कर्मचारी है और अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, अतः उसे इस अकेले व्यवहार के लिए पंजीयन कराना होगा और विपरीत प्रभार के तहत सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में कर चुकाना होगा। ये विपरीत प्रभार क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे पॉइंट है, दिवाली के अवसर पर PQR लिमिटेड ने अपने प्रत्येक कर्मचारी को 4 लाख रुपए की मूल्य की कार उपहार दिया। ठीक है। तो ये कंपनी द्वारा या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उपहार दिया गया, प्रत्येक कर्मचारी को 50,000 से ऊपर यदि उपहार दिया जाता है तो वो आपूर्ति माना जाता है, और यदि आपूर्ति 50,000 रुपये से कम वैल्यू की है तो फिर वो उपहार जो भी है वो आपूर्ति नहीं माना जाता। तो देख लीजिए आपके सामने है, ये रहा 4 लाख रुपए से मूल्य की कार का उपहार आपूर्ति माना जाएगा, क्योंकि ऐसा उपहार व्यवसाय के दौरान व्यवसाय की प्रगति के लिए किया गया है। परंतु यदि उपहार का मूल्य 50,000 से अधिक नहीं है तो इसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। सेकंड जो परिस्थिति में यदि उस उपहार का मूल्य, कार का मूल्य या स्कूटर का मूल्य 45,000 रुपये है तो उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। पढ़ लीजिए आप अपने आप इसको। इसी तरह से ये है, रमेश एक रेस्टोरेंट चलाता है, पंजीकृत व्यक्ति है, जो एक पंजीकृत संस्था है रमेश, जो कि रेस्टोरेंट पर गया, उसने एक रेस्टोरेंट पंजीकृत संस्था है उस पर गया, उसने भोजन किया, परंतु बाद में पता चला कि उसका बटुआ गुम हो गया है, अतः उसने रेस्टोरेंट की सेवाओं के बदले अपनी घड़ी दे दी। तो ये जो है हस्तांतरण हुआ है, विनिमय हुआ है, और ये प्रतिफल माना जाएगा और ये जो है वो आपूर्ति मानी जाएगी। ये देख लीजिए, ये चूंकि रेस्टोरेंट द्वारा की गई आपूर्ति में सभी तत्व मौजूद है, रेस्टोरेंट द्वारा भोजन की आपूर्ति इस अधिनियम को प्रावधानों के तहत आपूर्ति होगी। प्रतिफल के बदले जो व्यवसाय के दौरान व्यवसाय की प्रगति में की गई है, एक करे हुए व्यक्ति द्वारा की गई है, ठीक है, तो ये आपूर्ति माना जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है, XYZ एसोसिएट है, उसने सिंगापुर में स्थित अपने प्रधान कार्यालय से प्रबंध सलाह संबंधी सेवाएं प्राप्त की है। प्रधान कार्यालय ने शाखा कार्यालय से ऐसी सेवाओं के लिए कोई भी राशि वसूल नहीं की है। तो ये भी प्रबंध संबंधी सेवाएं अपनी शाखा से जो प्राप्त किए हैं, ये भी आपूर्ति की परिभाषा में आता है, आपूर्ति कहलाता है। XYZ लिमिटेड ने अपने स्थित कार्यालय, सिंगापुर स्थित कार्यालय से प्रबंध सलाह संबंधी सेवाएं जो आयात की हैं उन्हें इस अधिनियम के आपूर्ति माना जाएगा। ये रूलिंग आपको बताई गई है इस धारा के तहत। कोई व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से किसी संबंधित व्यक्ति अथवा उसके अन्य किसी प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात व्यवसाय के दौरान व्यवसाय की प्रगति के लिए किया जाए तो उसे आपूर्ति माना जाता है, चाहे भले ही ऐसी आपूर्ति बिना किसी प्रतिफल के की जाए। तो ये आपके सामने है, हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, आप इनको एक बार दोबारा से समझिए, खुद करके देखिए, और ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपूर्ति का समय, आपूर्ति की वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे।